हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल रेनबो रोशनी में मेरे यानी इति सक्सेना के साथ। ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करेंगे। तो आज एक नई शुरुआत है, एक नया चैप्टर, एक नई क्लास। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 जो आपकी 7th की एनसीईआरटी का है उसका नाम है एनवायरमेंट। ये बुक इटसेल्फ पूरी इसका खुद का नाम ही सोशल साइंस और एनवायरनमेंट है। तो ये पूरी बुक एनवायरनमेंट पे ही बेस्ड है। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनवायरनमेंट टॉपिक आता है वो पूरा की पूरा इस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे भी एनसीईआरटी हैं जो इस बुक में इसके लिए आपको कंटेंट देंगी। ठीक है। तो पहला चैप्टर इसका एनवायरनमेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इनका डिफरेंस क्या है, क्या टर्म्स हैं। फिर एनवायरनमेंट के क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगी। फिर इकोसिस्टम और उसके बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन। फिर डिटर्मिनिज़्म एंड पॉसिबिलिज़्म क्या होता है। ये आपके कोर्स का नहीं है, पर मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। फिर जो आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज़ है, हम वो सॉल्व करेंगे। पुराने वीडियो का आंसर मैं आपको बताऊँगी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। फिर एक एमसीक्यू होगा जो आपको सॉल्व करना है। फिर अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन और इस तरह हम लेक्चर के फ्लो को रखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम्म पहला जो मैंने आपको कहा था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इन दोनों टर्म्स को कई लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं पर देयर इज अ डिफरेंस। जब हम एनवायरनमेंट बोलते हैं तो एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग, आपके आसपास। और जब हम इकोलॉजी बोलते हैं, लॉजी मतलब टू स्टडी, इको मतलब हाउस या होम, जहाँ पे आप रहते हो उसकी स्टडी। तो यहाँ पे हम बेसिकली जो की टर्म होती है इकोलॉजी में वो होती है रिलेशन। रिलेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म है या फिर एक ह्यूमन है दूसरा ह्यूमन है। ठीक है। ह्यूमन आपस में किस तरीके से क्या रिलेशंस रखते हैं, इंटरेक्शन होता है उनका, और अपनी सराउंडिंग जो उनका एनवायरनमेंट है उसके साथ उनके रिएक्शंस रिलेशंस कैसे हैं। अब ये जो हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ, तो यहाँ पर होता है मैटर और एनर्जी का ट्रांसमिशन। जैसे कि अगर डियर एक डियर घास खाता है तो उसे उससे एनर्जी मिलती है। जब डियर को लायन खाता है तो उसे उससे एनर्जी मिलती है। जब लायन के मर जाने के बाद उसे चील कौवे ये सब खाते हैं, इन्हें कहते हैं सेप्रोफाइट्स, जो डेड मैटर पे जिंदा रहते हैं। तो ये जब खाते हैं तो एनर्जी घास से, डियर से, लायन से होती हुई पूरी की पूरी फूड चेन में पास होती है। तो ये जब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के आसपास रहता है तो उसमें एनर्जी और मैटर का ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है। तो ये एक इंटरेक्शन हो गया। आपस में ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, फिर डॉग्स रहते हैं, कैट्स रहती हैं, तो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन कैसा है। तो ये इंटरेक्शन की, रिलेशन की जहाँ पे बात आएगी वो है इकोलॉजी। जब हम अपने एनवायरनमेंट की स्टडी करें, हमारे आसपास क्या हो सकते हैं, पर्सन, एनिमल, प्लांट्स, तो हम जब इनकी कंडीशंस की बात करें जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है, जो उसका खुद का एनवायरनमेंट होता है, उसे उसे बोलते हैं एनवायरनमेंट। ठीक है। हैबिटेट। तो एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसके बिना हम नहीं रह सकते। हमारे आसपास जब ये सब चीजें होंगी, पानी होगा, हवा होगी, या मतलब सारे डोमेन्स ऑफ अर्थ, ये सब जब होंगे तब हमारे पास एक एनवायरनमेंट होगा और फिर हम रह पाएंगे। इंसान किस में रह सकता है, बायोस्फीयर में, वहीं पे ही लाइफ पॉसिबल है। तो ये उसका एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर है। और जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, रिलेशन की बात करते हैं, इकोलॉजी की बात करते हैं, तब उसमें म्यूचुअलिज्म हो सकता है। मतलब दोनों जो स्पीशीज हैं उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। जैसे यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर जब हनी बी आती है तो वो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स छोड़ सकती है, तो फ्लावर जर्मिनेट हो जाएगा और फ्लावर से हनी बी को क्या मिल जाएगा, हनी। तो इस तरीके से दोनों के लिए ये प्रॉफिट है। कमेंसलिज्म की बात करें तो एक को प्रॉफिट है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। ऐसे ही पैरासाइटिज्म की बात करें तो एक को प्रॉफिट है लेकिन दूसरे को उससे नुकसान है।
तो ये कुछ तरह किसी कुछ इंटरेक्शंस हैं, इनके अलावा भी कुछ इंटरेक्शंस होते हैं, बस ये बेसिक एग्जांपल्स आप देख लीजिए थोड़े से, ठीक है। फिर है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास जितनी भी नेचुरल चीजें दिखती हैं, पेड़ पौधे, ट्री, मतलब ये अर्थ, लैंड, जो भी नेचुरल चीजें हैं, वाटर, वो सब आएंगी नेचुरल एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन ने क्रिएट किया है, जैसे ब्रिजेस हो गई, बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड्स, ये सब इंसानों ने बनाया है, ये नेचुरली तो नहीं था। फिर तीसरा होता है ह्यूमन, हमारे आसपास खुद ह्यूमन भी दिखते हैं, है ना। इंडिविजुअल भी होते हैं, फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है, जब बहुत सारी फैमिलीज मिल जाती है तो क्या बन जाती है, कम्युनिटी। रिलीजन होता है, अलग अलग एजुकेशन हो सकती है, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल सिचुएशन, तो ये सारी ह्यूमन खुद बनाते हैं, ठीक है। हमारे आसपास क्या क्या हो सकता है, नेचुरल चीजें हो सकती हैं, ह्यूमन मेड चीजें हो सकती हैं, या फिर ह्यूमन खुद हो सकते हैं। तो ये तीनों कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हो गए, ठीक है। यहाँ पर नेचुरल में एक चीज देखिए, यहाँ पर है बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। कहाँ पढ़ा था ये, डोमेन्स ऑफ अर्थ में, क्लास 6 में। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, तो हम इसमें अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लैंड मतलब जितना भी अर्थ की अपर सरफेस है जहाँ पे हम रहते हैं, वो है लैंड, लिथोस्फियर। जब एनकवर्ड एयर का जो एनवेलप हमारी अर्थ को सराउंड करता है, वो है एटमॉस्फियर। जितना भी वाटर हमारे अर्थ पर है, दैट कम्स अंडर हाइड्रोस्फियर। और जब यहाँ जहाँ पे नैरो जोन, जहाँ पे ये तीनों एटमॉस्फेयर, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर मिलते हैं, उसे कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये तीनों चारों डोमेन्स ऑफ अर्थ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इनके बारे में डिटेल में चैप्टर सॉरी क्लास 6 में, तो आप उससे रेफर कर सकते हो। फिर है ह्यूमन मेड, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए ठीक है, तो तीनों फैक्टर्स आपको याद रहेंगे आई होप, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फिर है एनवायरनमेंट, जब हम नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो बायोटिक भी हो सकता है और एबायोटिक भी हो सकता है, ठीक है। बायोटिक मतलब, बायो मतलब लाइफ, ठीक है, बायो मतलब लाइफ। ऐसी ऐसी चीजें हमारे एनवायरनमेंट में जिनमें लाइफ है, उसे कहते हैं बायोटिक, ठीक है। और ऐसे सराउंडिंग में जहाँ पे जिनमें लाइफ नहीं है, उन्हें कहेंगे एबायोटिक। तो अगर हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स, ये जो रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। और जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंड, वाटर, ये सब क्या है, एबायोटिक, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हम नेचुरल एनवायरनमेंट को डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। फिर उसके बाद ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ, एनवायरनमेंट के जो बेसिक फैक्टर्स हैं वो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल में चारों डोमेन्स ऑफ अर्थ आ जाते हैं, और ह्यूमन मेड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, रोड, जो भी रोड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन ने बनाया है, वो सब। अब ये चीज ध्यान रखिए कि 5 जून को एवरी ईयर हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, देखो क्या हुआ था 1972 में, 1972 में स्टॉकहोम, स्टॉकहोम एक जगह है, स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस हुई थी, किसकी, यूएनजीए की, ठीक है। यूएनजीए क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। इन्होंने यहाँ पर एनवायरनमेंट को लेके बहुत सारा डिस्कशन किया। तो उस कॉन्फ्रेंस से ये निकल के आया कि हम हर साल 5 जून को एनवायरनमेंट डे बनाएंगे, ताकि हम एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस लोगों तक पहुंचा पाए, ठीक है। क्योंकि इनको समझ आ गया था कि जो ह्यूमन है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, और एनवायरनमेंट के जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, तो हमें उसको संभाल के रखना जरूरी है। तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रहेगा, 1972 से शुरू हुआ, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको फाइनलाइज किया था, और कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में, ठीक है। ओके, और पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1974 में। डिसीजन ले लिया गया था 1972 में, लेकिन पहली बार जो सेलिब्रेशन हुआ था वो हुआ था 1974 में। फिर इकोसिस्टम, देखो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का डिफरेंस आपको समझ आ गया। जब एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को मैं मिला दूं और एक चीज बने, तो उसे, उस चीज को क्या कहेंगे हम, इकोसिस्टम, ठीक है।
इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन रिलेशंस की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग की बात कर रहे हैं। और इकोसिस्टम में क्या होगा, जब ये दोनों इंटरेक्ट करेंगे, इकोसिस्टम इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर, ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर हम इकोलॉजी में भी देखते हैं, एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स, जो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो ये जो ओवरऑल चीज बनेगी इसे क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझो, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर एंड विथ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर होते हैं उनके साथ जब ऑल लिविंग और ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं और उनके बीच में एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर होता है, तो ऐसे पूरे सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम। देखो, सिस्टम वर्ड जहां होता है उससे दो चीजें निकलनी चाहिए, कि वहां कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे और वहां कुछ आइडेंटिटी होंगी, मतलब कि इंडिविजुअल चीजें भी होंगी जो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, ठीक है। प्रोसेस क्या हुआ, एनर्जी और मटेरियल ट्रांसमिशन, और इंडिविजुअल्स क्या हुए, जो ऑर्गेनिजम्स हुए, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल स्टेप्स वगैरह हो गए, ये है इकोसिस्टम। डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म क्या है, नेचर ओवर पावर्स ह्यूमन। यहाँ पर क्या है, जब नेचर गाइड करता है कि ह्यूमन को क्या करना है, जैसे जैसे अगर ह्यूमन ने मान लिया कि जो जंगल है यहाँ पे खाना मिल रहा है, यहाँ पे मिलेगा क्योंकि नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है। फिर जब ह्यूमन ने यहाँ पे खाना खा लिया तो वो दूसरी जगह जाएगा कि भाई अब यहाँ पे खाना खत्म हो गया, अब यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे खा लो। मतलब जैसे जहां जहां नेचर उसे खाना दे देगा वहां वहां ह्यूमन चल दे। तो ये क्या हुआ, डिटर्मिनिज्म। लेकिन पॉसिबिलिज्म क्या हुआ, ह्यूमन को समझ आ गया कि यहाँ खाना नहीं मिल रहा तो यहाँ खाना उगाया भी तो जा सकता है और ज्यादा दिन रहा जा सकता है। तो जब उसने खुद क्रॉपिंग करना सीख ली, मतलब पॉसिबिलिज्म, तो वो नेचर को ह्यूमन ने ओवर पावर कर दिया, ठीक है। जैसे नेचर अपने हिसाब से अपने आप को रिन्यू कर रहा था, ठीक है, वाटर अपने आप साफ हो जाता है, लेकिन जब ह्यूमन ने उसे ओवर पावर कर दिया तो उसने वाटर को गंदा करना शुरू कर दिया। जैसे वाटर पॉल्यूशन होने लगा, जिससे ऐसे ही एयर पॉल्यूशन होने लगा। तो ये सब किस में आ गया, पॉसिबिलिज्म में, ठीक है। डिटर्मिनिज्म, नेचर ह्यूमन को ओवर पावर कर रहा है, एंड पॉसिबिलिज्म, ह्यूमन नेचर को ओवर पावर कर रहा है, ठीक है। ये ह्यूमन के जितने भी एक्शन होते हैं डिटर्मिनिज्म में जब हम बात करते हैं तो वो इन रिस्पॉन्स टू नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं। लेकिन पॉसिबिलिज्म में ह्यूमन जो चाहता है अपने कल्चर के लिए, उसकी जो नेसेसिटी है उसके हिसाब से वो अपना डेवलप करता है। जैसे कि ह्यूमन को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जाना था, तो उन्होंने क्या बना दिया, मोटर कार्स, तो जल्दी पहुंचने लगे। अब तो और भी अलग अलग, जैसे फिर बाद में एरोप्लेन बन गया, और अब रैपिड मेट्रो या ऐसी जो चीजें आ रही हैं जिससे जल्दी जल्दी जा पाएंगे। तो ये सब पॉसिबिलिज्म में आता है। ये नेचर ने नहीं दिया, लेकिन ह्यूमन खुद डेवलप कर रहा है बेस्ड ऑन हिज नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता के अनुसार इन्वेंट हो ही जा रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं नेचर को इम्पैक्ट भी कर रहा है। तो हमें डेवलपमेंट इस तरीके से करना चाहिए कि वो नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन में हो, हार्मोनियस हो, एनवायरनमेंट भी खराब ना हो हमारा और हमारा इन्वेंशन भी हो, ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ाना गलत बात है। तो डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म को एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए, ठीक है। फिर है ह्यूमन एनवायरनमेंट की, जब हम बात करें तो ह्यूमन एनवायरनमेंट किस तरीके से चेंज हुआ, ये कुछ इस तरीके यहाँ पे बताया हुआ है। पहले नोमैडिक लाइफ थी, हम ह्यूमन एक जगह रहते थे, वहां पे खाना खत्म हो जाता था, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहां खाना खत्म हो जाता था, तीसरी जगह चले जाते थे, पहाड़ पे जाके रहे, वहां सर्दियों में आइस जम गई और स्नोफॉल हुआ तो वहां से छोड़ के नीचे आ गए पहाड़ों से। तो ये जैसे एनवायरनमेंट हो चलाता था, मतलब डिटर्मिनिज्म, वैसी लाइफ जीते थे नोमैड्स की तरह, एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाले लोग खाने की तलाश में, ठीक है। उन्हें कहते हैं नोमैड्स। तो नोमैडिक लाइफ जीते थे। फिर उन्हें समझ में आया कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। हम अपने साथ अगर कुछ एनिमल्स रख लें तो जब हमें खाने की जरूरत हुई हम उन्हें खा सकते हैं, जब हमें मिल्क की जरूरत हुई हम उनसे मिल्क ले सकते हैं। तो इस तरह के तरीके, और
फिर उसके बाद क्या सीखा कि हम क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, हम खुद खेती कर सकते हैं, हम खुद फसल उगाना सीख सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे हमें खाना कभी भी मिल जाएगा, हमें खाने के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, खाना हमारे पास होगा। तो अब क्या हुआ, सेटल्ड लाइफ आने लगी कि आपके पास खाना जब एक ही जगह मिल जा रहा है, तो आपको इधर-उधर क्यों भटकना है ना? और ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ था, वो आपकी क्रॉपिंग का भी सेफ्टी के लिए भी काम आते थे। डॉग्स बड़े-बड़े यहाँ पे लगा दिए जाते थे कि आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट इसको सेव करना है, क्रॉप को, हमारी क्रॉप को सेव करना है। फिर की सेटल्ड लाइफ हुई, मतलब घर-वर बनने लगे, एक हट्स बनने लगी, कुछ ज़मीन में गड्ढा खोद के रहने लगे, केव्स में रहने लगे, इस तरीके से सेटल्ड लाइफ जीने लगे। एक एरिया में रहने लगे साथ में कि ताकि कोई जानवर-वानवर अटैक ना कर पाए, साथ में रहेंगे तो लड़ लेंगे। तो इस तरीके से एक सेटल्ड लाइफ है। फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, फिर पता चला कि यहाँ पे एक एरिया में तो लोग ज़्यादा उगा रहे हैं, दूसरे एरिया में थोड़ा कम चल रहा है, तो यहाँ से खाना इधर तक पहुँचाया जा सकता है। तो इसके लिए पहुँचाने के लिए क्या चाहिए होगा? कोई कुछ ऐसी चीज़ जो कि जल्दी से पहुँचा दे। तो व्हील एक बहुत बड़ा इन्वेंशन माना जाता है अभी भी। ठीक है, व्हील का दूसरा काम कि जब सेटल्ड लाइफ थी तो खाना तो बन गया, खाने में के लिए बर्तन भी तो चाहिए होंगे, तो व्हील से बर्तन भी बन जाते थे। तो व्हील दोनों तरीके से इंसान के काम आने लगा। फिर आया बार्टर सिस्टम। मैंने उगा लिए गेहूँ और किसी और ने उगा लिए चावल, लेकिन मुझे चावल भी खाने का मन है, तो मैंने उसे थोड़े से गेहूँ दे दिए और उससे थोड़े से चावल ले लिए। तो ये क्या हो गया? बार्टर सिस्टम। चीज़ों चीज़ों के आदान-प्रदान से आपने अपना सिस्टम चलाना शुरू कर दिया। फिर समझ में आया कि ट्रेड एंड कॉमर्स भी हो सकती है। मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में गेहूँ आ गया, लेकिन मेरे आस-पास वालों को इतना गेहूँ नहीं चाहिए, तो मैं अब क्या करूँगी, इसको दूर, कहीं दूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो मैं इससे ट्रेड करूँगी और उसके बदले में कुछ करेंसी ले सकती हूँ, सोना ले सकती हूँ, जो भी उस टाइम चलता था, इस तरीके से ट्रेड बढ़ने लगी, ठीक है? जितना भी सरप्लस अमाउंट था और सरप्लस प्रोडक्शन था, उससे मैंने बेचना शुरू कर दिया। फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब चीज़ों का जो प्रोडक्शन हो गया, वो मास लेवल पे होने लगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो हम उसे ज़्यादा दूर तक फैला पाएँगे। फिर इसलिए रिवॉल्यूशन आ गया, एक तरीके की क्रांति आ गई कि भई अब तो और बेचना है। फिर आया स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में क्या हुआ कि जब इतना ज़्यादा मास प्रोडक्शन होने लगा, तो उसको दूर तक पहुँचाने के लिए ट्रेन्स बड़ी-बड़ी चलने लगी, ठीक है? तो स्टीम इंजन का डेवलपमेंट भी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी माना जाता है। और जो अभी हुआ, इन्वेंशन माना जाता है, सॉरी, जो अभी हुआ वो है आईटी रिवॉल्यूशन। आईटी रिवॉल्यूशन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, बहुत फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। पहले हम फ़ोन करते थे, लेटर लिखते थे, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं? वीडियो कॉल। आप क्लास अटेंड करने के लिए स्कूल जाते थे, लेकिन कोरोना क्राइसिस के चलते अब आप कहाँ क्लास अटेंड करते हैं? अपने लैपटॉप, अपने फ़ोन पे। तो ये सब क्या है? आईटी रिवॉल्यूशन। हम धीरे-धीरे एक ऐसे एज में जा रहे हैं जहाँ पे सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट है। ह्यूमन इस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है? ओके। तो ये एक्सरसाइज है आपकी व्हाट इज एन इकोसिस्टम। ये मैंने बता दिया कि जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिजम्स का, ऑर्गेनिज्म से और ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट से, जिसमें क्या होता है, एनर्जी और मैटर का ट्रांसमिशन होता है, वो कहलाता है इकोसिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? जो मैंने चारों डोमेन्स ऑफ अर्थ के बारे में आपको बताया था, वही हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट के मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं? 3 कंपोनेंट्स बताए थे, natural, human made and human itself. Give 4 examples of human made environment. आप बता सकते हो? बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, रोड्स हो गई, ठीक है? एक आप बताओ। व्हाट इज लिथोस्फियर? लिथोस्फियर क्या है? ये हम क्लास 6 में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। Which are the two major components of biotic environment? Biotic environment में क्या होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है? व्हाट इज बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? नैरो जोन ऑफ अर्थ जहां पर लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर और एटमॉस्फेयर मिलते हैं और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। बायो मतलब लाइफ, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल होती है। विच इज नॉट अ नेचुरल एनवायरनमेंट? डेजर्ट नेचुरली होते हैं, फॉरेस्ट नेचुरली होते हैं, एक्वेरियम ह्यूमन मेड है।
व्हाट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट क्या है, नहीं है। लैंड ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। लैंड क्या है, लिथोस्फीयर, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम में आता है। विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है इनमें, रोड, सी और माउंटेन तो अपने आप बनते हैं, ह्यूमन ने नहीं बनाया। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, क्या है, ग्रोइंग प्लांट, फायदा ही होगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, उससे भी फायदा होगा। ग्रोइंग पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि खाने वाले बढ़ जाएंगे लेकिन खाना नहीं बढ़ रहा। फिर ये आप मैच कर सकते हो। बायोस्फीयर मतलब एक नैरो जोन ऑफ अर्थ जहाँ पे लैंड वाटर एयर मीट करते हैं। एटमॉस्फेयर मतलब ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड अर्थ। हाइड्रोस्फीयर मतलब डोमेन ऑफ वाटर। एनवायरमेंट मतलब अर्थ सराउंडिंग। ठीक है। फिर मैन मॉडिफाइज एनवायरमेंट, मैन क्यों मॉडिफाई करता है इसके एनवायरमेंट को, रीजन दो। मैन अपनी नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैन अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई करता है। इसका एग्जांपल दे सकते हो आप, जैसे कि जब सेटल्ड लाइफ होने लगी तो उनसे घर बनाने पड़े, बिल्डिंग्स बनने लगी और ये सारी चीज। जब जल्दी जाने लगा तो कार्स वगैरह का इन्वेंशन, तो मैन ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर लिया। प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, करेक्ट है ना। हम उनसे क्यों करते हैं डिपेंड, क्यों डिपेंडेंट है। प्लांट से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। हम एनिमल्स प्लांट को क्या देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, इरोजन को रोकते हैं, है ना। इस तरीके से एनिमल और प्लांट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये आपको खुद ही करना है। ओके। तो पहले की पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट वर्ड को ध्यान रखिए और फिर इसको आंसर करिए। आज जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। क्यों, नेशनल पार्क आर जनरली लार्जर देन बायोस्फीयर रिजर्व, ये गलत है। रीजन ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व तो इंटरनेशनली डिफाइंड होते हैं और ये कई बार दो कंट्रीज की बाउंड्री भी क्रॉस कर जाते हैं। आधा बायोस्फीयर रिजर्व एक इंडिया में है तो आधा बायोस्फीयर रिजर्व नेपाल में, इस तरीके का भी हो सकता है। ठीक है, तो दो कंट्री में भी हो सकता है लेकिन नेशनल पार्क तो एक ही कंट्री में होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि नेशनल पार्क लार्जर होंगे, ये छोटे भी हो सकते हैं, तो ये इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये तो आप कर ही चुके हो, साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज्यादा रेन होती है इंडिया में। समर के में दिन लंबे होते हैं और नाइट छोटी होती है। एक रीजन का क्लाइमेट और डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम वाटर बॉडी, ये भी आपको पता है, तो ये करेक्ट है। फिर ये एक एमसीक्यू है जो आपको सॉल्व करना है। हम अगले चैप्टर में हमारी अर्थ के अंदर क्या है वो देखेंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर 2 है, इनसाइड आवर अर्थ, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, बी सेफ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, इससे आपको अपडेट मिलेंगी। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन अलर्ट मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।